बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज़। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की सियासत, कानून साजी और कौमी सलामती से जुड़े चंद ऐसे अहम मामलात पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि आवाम, मीडिया और कानूनी माहिरीन में भी एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नए प्रिविलेजेस एक्ट 2026 की, जिसके जरिए 1988 के पुराने कानून को खत्म करके एक नया फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस कानून का जो मकसद है वो असम्बली के खुद मुख्तारी, अरकान के पार्लिमानी इस्तेहकाक और कानून साज इदारों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन दूसरी जानिब इसी कानून की मुताबिक शक़ें शदीद तनाज़े का बाइस बन चुकी हैं। इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या शामिल किया गया है जिस पर अवाम, अपोजिशन, सहाफ़ती तंजीमों और कानूनी माहिरीन ने सवालात उठाए हैं। क्या अरकान असम्बली को दी जाने वाली मरात वाकई पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करेंगी या फिर ये इख्तियारात और सहूलियात अवामी नुमाइंदों को आम शहरियों से ज़्यादा कानूनी और फिर इंतज़ामी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती हैं। हम इन तमाम मुतनाज़ निकात पर भी बात करेंगे जिनमें ताहयात सरकारी पासपोर्ट, खुसूसी सिक्योरिटी, गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़, असलहा लाइसेंस, टोल टैक्स से इस्तिस्ना, VIP सहूलियात और मीडिया से मुतालिक शिकें शामिल हैं। इसी मामले पर अवामी और सहाफ़ती हलकों की तनकीद के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कानून की मुतनाज़ दफ़ात पर नज़रसानी का भी ऐलान कर दिया है और हम ये भी जानेंगे कि हुकूमत ने किन निकात पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है और इस पेशरफ्त के सियासी असरात क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक इस अहम अदालती पेशरफ्त पर भी बात करेंगे जहाँ इस्लामाबाद की अदालत ने उनके खिलाफ रियासती इदारों पर मुबैना गुमराहकुन इल्ज़ामात के मुकदमे में नाकाबिले ज़मानत वारंट बरकरार रखते हुए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के उन बयानात का भी जायज़ा लिया जाएगा जिनमें उन्होंने अपनी हुकूमत की बाज़ पॉलिसियों, अरकान असम्बली की मरात, तनख्वाह में इजाफे, गवर्नर्स और जो तरक्याती मनसूबे हैं, भर्तियों और माली मामलात पर भी खुलकर तनकीद की और अवामी रद्द-ए-अमल को अहम करार दिया है। इसके बाद हम रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जहाँ हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद अमन व अमान की सूरत हाल एक मरतबा फिर कौमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाले आला सतही एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत की, फिर जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत ने भी शिरकत की और दहशतगर्दी के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। हम इस इजलास के अहम फैसलों, बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए हैं और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं, हुकूमत के मौक़िफ़ और वज़ीर आज़म ने इन दावों का भी जायज़ा लेंगे जिनमें उन्होंने दहशतगर्दी में बैरूनी अनासर के किरदार पर बात की, अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर बात की और मशरक़ी हमसाये की मुबैना मुआवनत का भी जिक्र किया गया है। और बलूचिस्तान में जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसी प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़म अजला हैं और जो मालाकन डिवीजन से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की मुजवज़ा पॉलिसी है उस पर भी बात होगी, जहाँ सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया है और इसे अवामी खदशात और साबिका वफाकी वादों से जोड़ा गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बिलाल मंदोखिल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और उसके साथ साथ सेनेटर मोहम्मद हुमायूं मेमन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। हुमायूं साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। KP पर प्रिविलेजेस एक्ट 2026 के तहत अरकान असम्बली को जो है वो 8 असलहा लाइसेंस, ताहयात, ब्लू पासपोर्ट और फिर टोल टैक्स से भी इस्तिस्ना जैसी बरात दी जा रही हैं। इमरान खान साहब का तो हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा कि VIP कल्चर का खात्मा होना चाहिए। तो सर, ये जो नया कानून है ये PTI के अपने मैनिफेस्टो और नया पाकिस्तान के जो असूल हैं उनकी खुली खिलाफ वर्जी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, ये मेरे लिहाज से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइडियोलॉजी है उसके ख़िलाफ़ है, नंबर 1। नंबर 2, इनमें बहुत सारे कानून ऐसे जो शायद पार्लियामेंट पास भी नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नीले पासपोर्ट की बात कर रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपने सेनेटर्स को और MNAs को दिया है, जो कि शायद वो भी नहीं होना चाहिए, और जब ये बिल पास हो रहा था सेनेट से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत कर रही थी और राना सनाउल्लाह साहब और शरीर रहमान साहब हमारे पास आके कह रहे थे कि जी इससे आपको भी फ़ायदा होगा, और हम लोगों ने कहा हमें कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। लेकिन बज़ाहिर एनीवे वो पास हो गया। तो अगर उनको हो गया तो बात सवाल, मतलब ये सवाल उठता है कि तो फिर MPAs को क्यों नहीं? वो चीज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो ये बिल पास नहीं कर सकते क्योंकि ये इस्तेकाक जो है ना, ये नेशनल असम्बली और सेनेट का है। अच्छा। ये जो प्रोविंशियल असम्बलीज है ये नहीं कर सकती। इसी तरीके से ये जो बिल है जो टोल प्लाजा का है कि इसमें इतना होना चाहिए, ये भी उनके उसमें नहीं आता है। ये या इदारों के पास होगा, जो इदारे मीन्स जो NHA वगैरह उनके पास होगा, और या फिर ये पार्लियामेंट जो कि नेशनल और प्रोविंशियल, क्योंकि ये
फेडरल सब्जेक्ट हो गए, तो ये कर नहीं सकते। अच्छा, इसमें ये तो एक जगह है। बहुत सारी चीज़ें जो लाइसेंस वगैरह है, ये छोटी मोटी चीज़ें, इसमें कोई ऐसा कॉस्ट नहीं आती, करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। करना भी नहीं चाहिए था। अब ये बिल जब पास हुआ था, ये प्रॉब्ली मई में पास हुआ था, सब कुछ होता, आप लोगों को अभी पता चल रहा है क्यों। इस बिल की ज़्यादातर शिकें या पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस की हैं और या PMLN ने इंट्रोड्यूस की हैं। अच्छा। जो कंट्रोवर्शियल है वो आप मेरे ख्याल में कुंडी साहब है जिन्होंने पासपोर्ट का भी इसमें वो अमेंडमेंट लेकर आए हैं। तो ये एक्चुअली जो है, अच्छा फिर उसके बाद जो क्या नाम है उनका, गवर्नर साहब हैं, अच्छा। वो भी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इसको साइन किया, उन्होंने इसको लॉ बनाया। तो जब गवर्नर साहब बीच में नहीं बोल रहे, उसमें अमीर मकाम साहब के जो भाई हैं वो बीच में कुछ नहीं बोल रहे, वो लोग बीच में पूरी तरह शामिल हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए, ये मैं इसको PTI का बिल नहीं कहूँगा, ये मैं इसको KP की सारी पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग हैं सब ने मिल के इसको पास किया है। और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने लोगों ने वोट अगेंस्ट में दिया है, आई डू नॉट नो। मेरे ख्याल में ये यूनानिमसली तो सारे थे, और ये खामोश इसीलिए रहा, इतने अरसा नहीं समझ आई कि वो लोग बीच में शामिल थे। इसका पता कैसे चला? इसका पता ऐसे चला है कि ये बिल की के बारे में थोड़ा सा पता चला था हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, PTI के पार्लियामेंटेरियंस को, नेशनल असेंबली में और सेनेट में। तो हम लोगों ने कहा कि जी इसका ज़रा हमें ड्राफ्ट ला कर दे, और वहाँ से फिर इसको हमने उठाया कि ये हम अपनी गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे थे कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। सो प्रॉब्लम ये, देखिए बात ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जब उसके अंदर कुछ चीज़ गलत होती है हम उसको भी सामने लेकर आते। हम ये नहीं सर कहते कि भाई ये जो हमारे अंदर अगर कोई गलती हो रही है तो हम उसको दबा के रखेंगे और बाकियों को करेंगे। हम अपनी गलतियां भी उसी तरीके से उसको चैलेंज करते हैं, उसी तरीके से उसके खिलाफ बात करते हैं जैसे कोई और करता है। और दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, बिलाल अहमद खान साहब, जिस तरह से हुमायूं साहब ने बात की, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल तो सबने मुश्तरका तौर पर पास किया और इसकी ज़्यादातर शिकें जो है वो पीपल्स पार्टी भी लेकर आई थी। जी, देखें कुछ बिल्स जो हैं वो मुश्तरका तौर पर ही, कुछ नहीं बल्कि अक्सर बिल्स जो हैं वो मुश्तरका तौर पर ही पास होती हैं। अच्छा। और जाहिर बात है जो अमेंडमेंट्स हैं वो उनको देखकर, उनको ज़रूरत समझकर ही अमेंडमेंट्स की गई होंगी। और इस हवाले से अगर आप ये कहें कि हुमायूं साहब जिस तरह कहने कि ये इनकी पार्टी का वो था, एक नैरेटिव था या इनकी पार्टी का एक मुतालबा था, आज इनकी पार्टी खुद उस मुतालबे पर खड़ी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस बिल की ज़रूरत थी। इनकी पार्टी स्ट्रीट पॉलिटिक्स तो कर रही थी, लेकिन जो एक्चुअल जेन्युइन पॉलिटिक्स है उसमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई, तो इनकी पार्टी ने भी वो बिल पास किया आज। जी, लेकिन बिलाल साहब, बहैसियत सेनेटर आप समझते हैं ये कानून साजी को बेहतर समझते हैं? और ये जो प्रिविलेजेस एक्ट 2026 है, अरकान को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन से लगभग मुकम्मल तौर पर जो है इस्तिस्ना दिया जाएगा और किसी भी सरकारी अफसर की जो अदम हाजिरी है वो तौहीन असम्बली करार दी गई है। सर, तो आप समझते हैं कि ऐसे कानून से, जो हम अगर आर्टिकल 25 की बात करें जो तमाम शहरियों को बराबर का राइट देता है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? या फिर यह कहा जाए कि आम शहरियों से ऊपर है अरकान असम्बली? नहीं, देखें बात यह ना कि ज़ाहिर बात है, अब अगर अरकान असम्बली बैठे हुए हैं असम्बली में और पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई कानून साजी या उनके फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, तो वो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ मिलकर वो काम करती है। अगर अब ब्यूरोक्रेसी इसमें इनके साथ ताउन न करे तो इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान की आवाम को होगा। और अगर ये इस नुकसान को या इस ताउन को असम्बली के मेम्बरान जो हैं वो काउंटर ना करें, तो फिर इसका मतलब ये कि असेंबली के मेंबरान जो हैं वो सही तौर पर नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इसीलिए रखा गया है कि कम से कम जो आवाम हैं उनको रिलीफ भी मिले और उनके जो मामलात हैं उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए और लोगों को रिलीफ मिल जाए। ठीक है, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बहरमन तंगी साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहरमन तंगी साहब, ये जो प्रिविलेजेस एक्ट आया है 2026 केपी का, इस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। अभी इससे कबल हुमायूं साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये मुश्तरका तौर पर तमाम जमातों का सामने आया और उस पर ज़्यादातर शिकें पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका जो हमांगी से बनाई गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है और अमाइन साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो अमाइन साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं और वो जब टॉक शो पे आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उनको बोलने का हक है और उनका हक है कि वो जो कुछ कहें, उनको हक है
लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई का ताल्लुक है तो यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई की अक्सरियत है और इसी वजह से वो हुकूमत में है। तो जब हुकूमत एक बिल लाना चाहती है तो अगर वो कोई और पार्टी सपोर्ट भी न करे, इनके पास इतनी अक्सरियत है कि वो पास कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इन 3 सालों में तो मुजरिम कैदी 804 और हमायूं की पार्टी ने तो बरमला हर टॉक शो पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कह रहा है। और इनका जो निकम्मा नालायक करप्ट चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी है, वो तो हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम उनकी खिदमत करें, बल्कि हमें मुजरिम कैदी 804 की रिहाई की रूप मिला है। अच्छा। वो तो एक तरफ तो खुल के ये कह रहे हैं और साथ साथ मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान के अवाम को पता है कि उसको वो अवाम की खिदमत में दिलचस्पी नहीं ले रहे। अभी जहां तक इस बिल का ताल्लुक है तो इस बिल को मैं जिस तरफ देखता हूं, देखिए ब्लू पासपोर्ट या मुफ्त खाने या मुफ्त रिहाइश, मुफ्त हॉस्पिटल, मुफ्त दवाइयाँ, सैर तफरी, अयाशिया, ये एक तरफ रख ले। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इस बिल में एक बात है कि एमपीए डिस्ट्रिक्ट के सरकारी अफसरान की मीटिंग को प्रिजाइड कर सकते हैं और उसकी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। हाँ। देखिए मान, मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या इसको टूल के तौर पे मुखालिफ पार्टी के लोगों को प्रेशराइज और उसको धमका कर उनको जलील करके नहीं इस्तेमाल कर सकते? हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए 4 या 5 एमपीएस होते हैं, वहां एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं। उस चेयरमैन को एज ए चेयरमैन ये इख्तियारात हासिल है कि वो ऑफिसर की मीटिंग कॉल करके उस डिस्ट्रिक्ट की जो गैप्स डिफिशिएंसी है उनको आइडेंटिफाई करे और काम करे। अभी जब मेरे डिस्ट्रिक्ट में 5 एमपीएस है और हर एक एमपीए अपनी मीटिंग कॉल करते हैं, वो चाहे एसडीओ हो या एक्सीएन हो या कोई पासपोर्ट का डायरेक्टर हो या वहाँ गैस का इंचार्ज हो डिस्ट्रिक्ट, तो मेरे ख्याल में अगर इन लोगों की वो मीटिंग कॉल करते हैं तो नंबर 1 मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये एमपीए अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन को प्रेशराइज करके उनको नुकसान नहीं दे सकते? और किसने हक दिया एमपीए को कि वो डिस्ट्रिक्ट चारसदा या किसी और डिस्ट्रिक्ट में 5 या 6 एमपीएस और वो 6 एमपीएस अपने अपनी मीटिंग कॉल करके जो सरकारी मुलाजिमीन है उनको इस्तेमाल करे, उनकी बेइज्जती करे, उनको डायरेक्टिव्स दे दे, उनको अपने घर की लूंडी बनाए और फिर मतलब कि मुखालिफ पार्टी को उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी इसमें जो कुछ है बेइज्जती है। लेकिन जिस तरफ मैं देखता हूं पीटीआई वालों को पता चल गया है कि निकम्मे करप्ट चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में आने वाले इलेक्शन में हमें वोट नहीं कर रहे, तो चलो आ जाएं और हम वो तमाम काम करें जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ है। अच्छा तंगी साहब, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखे हैं जो एनसीसीआईए या एफआईए ने पीके के तहत जारी करवाए हैं। सर, पीटीआई तो इसे सियासी इंतकाम कहती है और आपकी हुकूमत इसे कानून की हुक्मरानी करार दे रही है। तो अगर विफाक पीका एक्ट के तहत एक सूबे के मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़ा रहा, तो क्या समझते हैं फिर इससे फेडरल और जो सूबों के मामलात हैं वो खराब नहीं होंगे? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं और ये 1 साल मैं तकरीबन मुस्लिम लीग नून में हूं। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हक में नहीं हूं, मैं सियासी इंतकाम के हक में नहीं हूं। लेकिन जहां तक इस निकम्मे नालायक सियासी नाबालिग और करप्ट चीफ मिनिस्टर के केस का ताल्लुक है, तो जो पाकिस्तान की और स्टेट की बात आती है तो मैं इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके इनके निशाने इबरत बनाना चाहिए। सही। मैं पाकिस्तान की पाक फौज की सिक्योरिटी फोर्सेस के जब भी कोई भी लीडर पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान से बाहर उठ के मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे स्टेट के खिलाफ, मेरे पाक फौज के खिलाफ, मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ वो अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं और अपनी सियासत को इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूं कि इन तमाम को पे आर्टिकल 6 लगा कर उनको सजा दे दे। लेकिन जहां तक सियासी इंतकाम की बात आप करते हैं, सियासी इंतकाम ये नहीं है, सियासी इंतकाम ये नहीं है कि आप स्टेट के रेट को चैलेंज करें, आप पाक फौज के खिलाफ साजिश करें, आप सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ साजिश करें और आप पे एक मुकदमा बन जाए तो आप इसको सियासी इंतकाम करें। राइट। मैं इस पर हुमायूं साहब का भी कमेंट ले लेती हूँ। हुमायूं साहब, जिस तरह से ये सीएम केपी पर तंगी साहब तनकीद कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं निकम्मे भी हैं, नालायक भी हैं और आवाम की खिदमत के लिए आए भी नहीं थे, वोट
अवाम के लिए इन्होंने नहीं लिया था, सिर्फ इनका जो मकसद है वो अडयाला के कैदी को रिहा करना है क्या? और सर ये सिर्फ तंगी साहब नहीं कह रहे, गंडापुर की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी पार्लिमानी ग्रुप के इजलास में सख्त इस पर बरहमी का इजहार किया कि जी नाकिस कामों पर जो है एडवांस पेमेंट्स भी हो रही हैं, फिर बैड गवर्नेंस की वजह से भी उन्होंने कहा कि इस हुकूमत पर तनकीद हो रही है, पीटीआई की हुकूमत पर। तो सर जब आपका अपना बड़ा लीडर गंडापुर साहब ही अपनी हुकूमत पर करप्शन और पॉलिसियों पर एहतजाज करेंगे तो फिर आप लोग अवाम को क्या जवाब देंगे? फिर देखिए, आइडियोलॉजी पे वो शख्स बात कर सकता है जिसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अगर आप आज इधर कल उधर परसों उधर, आपकी अपनी आइडियोलॉजी हो ना, आपने क्या आइडियोलॉजी पे बात करना है? अच्छा, वो कहते हैं ना, जैसे वो एक हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून गई और कहा कि मेरे बच्चे को आप कह के गुड़ ना खाए, तो उन्होंने कहा कल आना, तो वो अगले दिन आए तो उन्होंने कहा कि जी बच्चे गुड़ मत खाओ। उन्होंने कहा तो ये आप कल भी कह सकते हैं। कहते कल मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था, मैं कैसे कह देता? राइट, हाँ। तो एक शख्स है जो कभी आज वो कभी दर बदर, कभी तेरे दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं किस किस पॉलिटिकल पार्टी से गुजर गया, उन्होंने क्या किसी को बताना है। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप सही मानों में मुझसे पूछे ना, और आप एक सर्वे कर ले और आवाम से पूछे कि उन्होंने पीटीआई को वोट क्यों दिया है, मैं आपको बताऊं उसमें से एक्चुअली सबसे टॉप पे निकलेगा कि इमरान खान को बाहर निकालो। अच्छा, ये सबसे पहले निकलेगा। वो होता है ना, मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चंस करके करें कि आपने वोट दिया, क्या आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये उसमें जो मैक्सिमम लोग होंगे वो यही वो इसी का कहेंगे कि हमने इसलिए दिया है। वो और बात है, वो अपनी जगह पर है। आप उसमें कोई खुश हो, कोई खफा हो, किसी को अच्छा ना, मतलब बाज़ लोगों को जब वो कहीं जाते हैं तो उनके पीछे अवाम निकलती नहीं है, तो उनको कुछ सड़न होती होगी ना। पीटीआई के कारकुनान ने छोड़ दिया है खान साहब के पीछे भागना, क्योंकि उसकी एग्जांपल ये कि 10,000 बंदा भी अडयाला के बाहर नहीं आता मंगल को और जुमरात को। इस तरह ये वो है कि ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है, अब बात ये हो जाती है कि जब हमसे ये इतना डरते हैं कि जब उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में उनके जो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पीटीआई को वो कर लो, फ़ौरन इन सब लोगों की, ख़ास तौर पे ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वालों की जो है ना, उनकी तो अब मैं क्या कहूँ, उनकी हालत बहुत पतली हो गई और उन्होंने फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट को जाके कहा यार खुदा के लिए इनसे बल्ले का निशान लो वरना हमें बहुत पीटेंगे। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनसे बल्ले का निशान ले लेते, पहले भी किया, हरे लिखा, ये हमारे साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब एक मैं इनको बात बताता हूँ, इन्होंने कहा है कि जी ये बिल जो है ना इनकी मेजॉरिटी है। मुझे ये बता दें कि पीएमएलएन के किस बंदे ने इस बिल की मुखालफत की है। अगर आपके पीएमएल के किन बंदों ने, आप ये बता दें कि कौन कौन से बीच में अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो गलत अमेंडमेंट्स हैं वो लाने वाले आप ही लोग हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर तनकीद करूँगा एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, मैं ज़रूर तनकीद करूँगा कि इस किस्म के बिल नहीं आने चाहिए। एक नंबर 1, ये टेक्निकली गलत बिल है, ये प्रोविंशियल असेंबली नहीं कर सकती। इसमें 3-4 शिकें ऐसी हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फेडरल उसके साथ है, ये वो नहीं कर सकते। नंबर 2, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हाँ, इनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल मिलता है। क्यों? अब देखिए फ़र्क मैं बताता हूँ, एक लीडर और दूसरे लीडर का फ़र्क बताता हूँ। एक लीडर को आपने कहा कि जी आपने तनकीद की, तो सोहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा कि हम इसके ऊपर नज़रसानी करते हैं और इसको इसमें से बहुत सारी चीज़ें वापस लेते हैं। हाँ। दूसरी तरफ वाले जो है उनका जहन देखें, माइंड सेट, हाँ लिया है, हाँ जहाज अब ये हाँ लिया है, कर लो जो करना है। ये वो अब ये इत्तेफाक की बात है कि जो आइडियोलॉजी, अच्छा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक का आचार, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तंगी साहब, जिस तरह से हुमायूं मोहम्मद साहब ये बात कर रहे हैं कि इस बिल की मुखालफत नहीं की आपके लोगों ने, तो ये कंफर्म कीजिएगा कि आपके किसी भी रहनुमा ने इस बिल की मुखालफत नहीं की थी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद साहब की दो बातें उसने की है, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे दूं, जी फिर आपके प्लीज। सवाल की तरफ आऊंगा। आप मुझे 1 मिनट दे दें। जी मोहम्मद साहब ने आइडियोलॉजी की बात की, तो मैं मोहम्मद साहब के इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने अपनी लीडर के लिए बाल नहीं लगवाए हैं कि मैं 13 बाल लगवाने पर मैं सेनेटर बना हूँ और मैं उसके लिए पॉलिटिकल पढ़ा वर्कर लिखा बना होना हूँ। जरूरी है। मेरा 44 साल पॉलिटिकल कैरियर है और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 44 साल इस मुल्क की, इस धरती की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, पार्लियामान के लिए और आवाम की खिदमत की है। और मेरी पार्टी से गद्दारी नहीं किया, मुझे पार्टी से निकाला है। तो इनकी आइडियोलॉजी यही है कि 44 साल मैंने पार्टी को दिया है और अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा कुर्बान किया है। अभी मैं आता हूं इनके दूसरे सवाल की तरफ कि इसने कहा था कि नो डाउट कि अवाम ने हमें वोट दिया है मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए। तो मैं अपने इस सेनेटर साहब को, जो अपने लीडर की मुजरिम कैदी 804 की प्लांटेशन पे सेनेटर बन के बैठा है और अपने आप से अरस्तू बना की कोशिश करते हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं कि जब वोट इलेक्शन हो गया है तो दो चीजें होती है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक पार्टी वर्कर्स और तंजीम होती है। तो खुदा के लिए आप सियासत सीख लें, आप टॉक शो पे आके आवाम को गुमराह न करें। अपनी मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए कि वो एक सजायाफ्ता मुजरिम है, वो पाकिस्तान का, पाक फौज का और अरबों रुपए के करप्शन को उसने करके वो आज सजायाफ्ता है। तो आप अपनी पार्टी को, चलिए, वो तो सर साबित होगी तो फिर बात करेंगे ना उस पर। इस्तेमाल करें। जी नहीं, देखिए, मुझे 1 मिनट दे दे। और आपका जो चीफ मिनिस्टर है, जो आवाम ने अपनी सेहत के लिए, तालीम के लिए, अपने इस सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो वोट मिला है, अपनी चीफ मिनिस्टर जो करप्ट तरीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन चीफ मिनिस्टर साबित हो गया। और आपके एमएनएस एमपीएस के रखे ही इज नॉट केपेबल फॉर दिस पोजीशन। मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, पूरी पीटीआई के लोग कहते हैं। तो उनको कहें कि आवाम की खिदमत करे। और जहां तक अपने मुजरिम की रिहाई के लिए बात है, तो अपनी तंजीमों को मुतहरिक करें, अपने वर्करों को मुतहरिक करें उनकी रिहाई के लिए। आपने आज तक अडियाला जेल के सामने 500 बंदों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया है और आप चाहते नहीं कि हमारे लीडर रहा हो। अगर वो इमरान आज अच्छा सर, तंगी साहब, आपने ये जो बात की है कि 500 बंदा इकट्ठा नहीं किया, चाहते नहीं है रिहाई हो। चले फॉर इंस्टेंस ये अगर 500 बंदा ले आते हैं तो रिहाई हो जाएगी? नहीं, इनसे पूछे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, जब जद्दा से वापस आ रहे थे, कितने लोग उनको रिसीव करने गए थे? नहीं, वो उस पे एक प्रोग्राम में डिस्कशन हुई थी जिस पर वो नून लीगी रहनुमा कह रहे थे कि पता नहीं 60,000 बंदा उनको रिसीव करने आया था। मैं आपकी बात के रिस्पॉन्ड कर, सूबे में इन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, मोहल्ले में भी कुछ ही नहीं पूछते हैं। मोहल्ले नहीं तंगी साहब, मेरा आपसे पॉइंट वर्कर नहीं है। बैरामन तंगी साहब, मेरा पॉइंट आपसे यही है कि ये मामला फिर कानूनी नहीं है ना, फिर इसी बेस पर डिसाइड होगा कि कितने बंदे आएंगे तो खान साहब बाहर होंगे। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उनको सजा मिलेगी और मैं 9 मई के वाकयात को आर्टिकल 6 के जरिए उनको सजा देने की अपील करता हूं। अच्छा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन लोगों ने 500 बंदों को इकट्ठा नहीं किया। ये क्या कह रहे, और ये चाहते नहीं कि और चले मैं इसका पॉइंट मैं बहरमन तंगी साहब लूंगी, मैं हुमायूं साहब से भी, लेकिन मैं बिलाल साहब की जानिब जाना चाहती हूँ। बिलाल साहब, ये जो बिल पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें अरकान और उनकी जो वाइफ्स होंगी उनको भी तायात ब्लू पासपोर्ट जो है वो देने की शिक शामिल की गई है। सर, ये जो पासपोर्ट का मामला है ये तो फेडरल सब्जेक्ट के तहत आता है, सूबाई असम्बली का तो इसमें इख्तियार नहीं है। तो अगर कोई सूबाई असम्बली अपने आईनी इख्तियार से बाहर निकलकर विफाकी उमूर पर ऐसे कानून साजी कर सकती है, ये क्लैरिफाई कीजिएगा। जी नहीं, कभी भी नहीं कर सकती। जहाँ तक बात आपने की, देखें सूबाई असम्बली की सीटें उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये जो प्रिविलेज था ये सिर्फ सेनेट और कौमी असम्बली के लिए था। अब अच्छा। सेनेट में चूँकि टोटल 96 सेनेटर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो उनको ये ब्लू पासपोर्ट और उनकी शरीक हयात को ब्लू पासपोर्ट देना, और ये जो है ये तो किसी हद तक समझ में आती है। बाकी इसलिए नहीं कि मैं सेनेटरों ने ये बात कर रहा हूँ, मुझसे पहले भी ये चीज़ चलती आ रही है। लेकिन अगर आप प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गैर आइनी काम इन्होंने किए। अच्छा। जो कि इनके उसमें भी शामिल था, मैनिफेस्टो में भी शामिल था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं हुमायूं साहब जो कि मेरे कुलीग भी हैं, सेनेटर हैं, मैं इनसे बसत एहतराम ये बात करूंगा कि जब अपनी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर नज़रिया, फिर जो मैनिफेस्टो होता है वो सब पीछे रह जाता है, जैसे इन्होंने आज साबित किए। ठीक। अच्छा हुमायूं मोहम्मद साहब, जो तंगी साहब ने पॉइंट्स उठाए हैं, मैं एक तो ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, इस वक्त गंडापुर साहब की और सीएम केपी के दरमियान कोई सरजंग चल रही है? क्योंकि मरवत साहब भी मेरे शो में मौजूद थे, वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आपके अपने पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि खान साहब बाहर आएँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा खान नहीं चाहती हैं कि बाहर आएँ। देखिए, अगर वो लोगों की नीयत समझ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।
मैं तो लोगों की नीयतें नहीं जान सकता कि कौन क्या कहता है। नहीं, फिर वो तनकीद तो होती है ना। बैरिस्टर साहब की मुलाकात के लिए नाम आया। देखिए इस तरह शेख वकास अकरम ने खुद कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम आया है, बानी मुझसे मिलना चाहते हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी भी, उनको पैगाम आया था। फिर नौरीन खान न्याजी साहिबा का भी नाम आया, वो भी नहीं मिल रही। फिर मरवत साहब ने ये पॉइंट उठाया कि ये लोग इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि अडियाला से पैगाम आना है कि सुहेल आफरीदी साहब की तब्दीली होनी है। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो बहनों का मसला है वो ये है कि वो आपस में डिसाइड करेंगे कि किसने जानना है, एक साथ जानना है, अलग अलग जानना है, करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ देयर डिसीजन। ये फैमिली का डिसीजन है, मेरा उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी का वो है उसमें अगर किसी का आ जाता है तो वो ज़रूर जाके मिले। हम में से किसी ने कभी ये नहीं कहा। हम तो ये चाहते हैं जाके पता चले कि एक्चुअली हालात क्या है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान, जिनकी सेहत का बड़ा मसला है, क्योंकि हमने इसे पहले देखा था, मतलब आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि यार वो जेल के इतने सख्त हालात हैं कि अगर वो पता नहीं कोई वो कांच वाला वो क्या होता है, ये अपना शहद भी लोग चाटते रहे हैं, इतनी मुश्किल हालात की बोतल उन्होंने बताया था। मरीम नवाज साहिबा ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, अच्छा मुझे याद नहीं था। तो वो चीज़ होते लोग उधर भी चाट के वो शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद आदत ही पड़ जाती है। खैर एनीवे, मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, हम लोग इस पे बिलीव नहीं करते। अगर मैं आपको बता दूं, आज अगर सारे लोग पहुंच जाए उधर, अच्छा। इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि वो मेरिट पे बाहर निकलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे लिए कोई जहाज़ भेजो और मेरे एयरपोर्ट पे जाके मेरे थंब इम्प्रेशंस वगैरह बायोमेट्रिक्स कराओ। ही बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ही बिलीव्स इन मेरिट। और यही वो बात है कि इन सब लोगों को खाई जा रही है कि यार ये बंदा है, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में ये इमरान खान साहब ने तो दिसंबर में अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि उन्होंने ये कह दिया था कि आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और तंजीम साजी का कहा था जुनैद अकबर साहब को, वो 1 साल हो गया वो तंजीम साजी कर रहे हैं। वो उन्होंने बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहब को कहा था कि आप लोग स्ट्रीट उसके एजिटेशन के उसके पे करें। अभी आप लोग स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? मैं इस बात पे ज़रूर मानता हूँ कि दैट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हमारे इस वक्त वीकनेस है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए इमरान खान आज अपने नज़रिए से हट जाए, जैसे पुराने जो पॉलिटिशियंस थे, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो 3 महीनों के अंदर अंदर अपने जगह से भाग गए थे। अगर आज इमरान खान उस तरह के बन जाए तो इमरान खान आज बाहर आ जाएगा। लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। अच्छा। वो कहता है कि मैं अपने उसूलों पे, वो कहते हैं क्या है कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। लेकिन चूंकि जो कवों की परवाज़ होती है वो होती नीचे है। वो कहते हैं ना कि परवाज दोनों की है इसी एक फजा में, किर्गिज का जहां और है, शाही का जहां और। तो ये इन लोगों के आपस की वो है, इन लोगों की बात ही कुछ और है। ये लोग जब ये करप्शन की बात करते, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने अभी वो सर्व कर रहे हैं। तंगी साहब पहले 40 साल इन्होंने एक पार्टी को सर्व किया, जिस जमाने में उनको सर्व कर रहे थे उस जमाने में उनके एक प्राइम मिनिस्टर ने वो स्विस बैंक को, जिसमें पाकिस्तान का पैसा था, उसको लेटर लिखने से इनकार कर दिया था। ये उनकी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसको इन्होंने ज्वाइन किया और उसके जो इनके अभी लीडर है, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि वो पैसे आए कहां से थे। उन्होंने कहा था ये मेरी ज़राए, और आज बता देना वो ज़राए कौन से हैं। आज वो कर दे, हमें कहते हैं कि सारे पैसे पाकिस्तान में लेकर आओ, अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि किस किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज में ये जा रहे हैं। ठीक, तंगी साहब, जो ये भी गुफ्तगू हुई, मुसलसल पीटीआई आपसे एक ही मुतालबा कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब की हेल्थ कंसर्न्स हैं इनको, कि उनकी आंख खुदा न ख्वास्ता ज़ाया हो गई है या उसकी इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। लेट्स एंड दिस सर, आप लोग कोई बड़ा पन का मुजाहरा करें, आप ही यहाँ पर अनाउंस कर दें कि आप लोग इनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, सारे ये इबाम दूर हो जाएंगे। देखिए, जहाँ तक मुजरिम कैद 104 की एज है 74 ईयर्स, और आज पे ये लोग अगर सियासत करते हैं तो मेरे लिए और 25 करोड़ अवाम के लिए इतना कंसर्न नहीं है। अगर उनका आंख जाया होने वाला था, या उनका आज से तो तकरीबन 4 महीने पहले इन लोगों ने कहा था कि 85% उनका आंख के जाया हो चुके हैं। अच्छा। हम बार बार कहते हैं कि आप आंख से बाहर निकलें, आप सियासी जुमात बनकर सियासी फैसले करें। सर, एक उनके अगर एक लीडर के बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनकी आंख जाया हो रही है, तो वो किस तरह इस चीज को छोड़ दें? सर, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब जैसे माजी में जेल में थे, अगर उनके बारे में भी खबर आती तब भी हमारा यही सवाल होता कि मुलाकात होनी चाहिए ना, फैमिली को तो रिसाई होनी चाहिए।
देखिए, मुझे आप मौका दे दे तो आपके सवाल का जी जवाब सर। आपको मिल सकता है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि मेरे लिए और 25 करोड़ अवाम के लिए इमरान की आंख से ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर इनके इस मेरे सूबे में 85% दहशतगर्दी बढ़ गई है। रोजाना जवान शहीद होते हैं। यहाँ पर अकरबा परवरी करप्शन का बाजार गर्म है। यहाँ पर लोग दर दर के ठोकरे खाते हैं। लोगों के बच्चे भूखे मरते हैं। लोगों का इससे सोचा है, उसकी आंख से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब इन लोगों ने कहा कि 85% उनकी आंख जाया हो गई है, तो बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात से क्यों इनकार किया? मुजरिम की भांजे ने उनसे मिलने के लिए क्यों इनकार किया? लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उनको पेम्स हॉस्पिटल पहुंचाकर उनका चेकअप करवा दिया और रूटीन का चेकअप होकर उनको वापस, उस मुजरिम को वापस जेल में बंद किया। ये मुझे बताएं कि अगर आज ये कहते कि ये इमरान नहीं चाहते। सर, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तंगी साहब, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब मुल्क बिल्कुल सही समत में चल रहा था, तब भी तो ये मसाइल थे ना। लेकिन उनके इलाज की सहूलत उनको मिली, बाहर वो गए। इसने कहा था कि मेरा मुजरिम लीडर बाहर आना चाहते, तो ये मुझे बताएं कि इसके मुजरिम लीडर ने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों शुरू की थी? जुनैद अकबर को तंजीमी पूरे करने के लिए और एजिटेशन शुरू करने क्यों की कहा था? क्या इसलिए कि इसके लीडर ने नहीं कहा था? हाँ, एक बात है कि जो मेरे साथ बैठे सेनेटर साहब, जिसने अपनी लीडर के लिए 13 बार लगवाकर सेनेटर बने हैं। सर, पर्सनल अटैक्स तो नहीं कर सकते ना हम इस तरह टॉक शो में बैठकर? नहीं, ये तहरीक में है और नहीं ये एजिटेशन में है। लेकिन उसने तो अवाम अपने वर्करों को डाल बनाकर अपने वर्करों से अडियाला जेल पे हमले करने की और अडियाला जेल के ताले तोड़ने की बात तो की थी। लेकिन ये कानूनी बात है और पाकिस्तान की बात है, पाक फौज को तकसीम करने की बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, पाक फौज के शोहदा को गालियां देने की बात है, पाक फौज के शोहदा को उस पे उनके वाक़ईन की मजाक उड़ाने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि 8 मई के जो वाक़यात है अभी वो बाकी हैं। अभी तो 190 मिलियन पौंड की बात कर रहे हैं और इसके लीडर ने कहा था कि जो चोर होता है वो जेल में होता है। तो क्या इस चोर को डिक्लेयर करने वाले अदालतों ने एक चोर जो है तो इनकी जगह बाहर है या इनका जगह मतलब जेल है? इनके लीडर ने कहा था कि चोरों की जगह जेल होता है। तो आज तो मैं आपको बता दूं कि इसका लीडर तो चोर कंसिडर हो चुका है, तो इनकी जगह जेल होता है। ये नहीं है कि वो बाहर आ जाएगा, वो जेल में रहेगा जब तक वो कानून का सामना न करके अदालतें उनको बरी नहीं करते या उनको। अच्छा, चलो, ये तो क्लैरिफाई हो गया कि उनका मामला अदालतों से हल होना है। जी बिल्कुल। फिर आपकी वज़ीर इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे 10,000 बंदा ले जाएं तो फिर हम इनकी बात सुनेंगे, इनके साथ जाकर बैठेंगे। देखिए, राना फिर एक ही स्टांस रखें कि मामला अदालतों से हल होना है, फिर ये बंदे इकट्ठे करने वाली बात कहीं पर भी नहीं आएगी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, तो ये इनकी नाअहली है कि वो अडियाला जेल के ताले तोड़ के अपने मुजरिम को बाहर निकाल देंगे। ये इम्पॉसिबल है, ये कानून का सामना। अच्छा, वैसे मोमिन साहब, आपने इस तरह की गुफ्तगू की है कहीं पर कि आप लोग ताले तोड़ के खान साहब को बाहर लेकर आएंगे? इस तरह की कोई बात है? क्योंकि मेरे लिए न्यू बात है। देखिए, इस तरह है कि मेरे लिए भी न्यू बात है, लेकिन फिर वो अब मैं क्या कहूँ। देखिए, इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट को निकाल दोगे तो आप लोग मईशत को नहीं संभाल सकोगे। 4 साल हो गए, मईशत का सत्यानाश हो गया है। वो जो 18% पे पॉवर्टी थी वो 44% पे चली गई है। वो 5.4% या 5.6% पे जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 33% पे चली गई है। पाकिस्तान में सारी जो कॉटन इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, 10,000 अदर इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो 78-79 साल की जो हिस्ट्री है उसमें इससे कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आई। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने एक बात की है, इन्होंने कहा जजेस की बात की और उन्होंने कहा कि कोर्टों ने ये दिया। आपको पता है, ये अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसमें बेसिकली ये कि जो जुडिशरी है ना, जो सुपीरियर जुडिशरी है, उसको बेसिकली ख़रीद लिया गया है। इन अदर वर्ड्स, उनको अपने ताबे कर दिया है। तो ये 26वीं और 27वीं तरामीम के अंदर बेसिकली इन लोगों ने, इनकी जमात ने जुडिशरी का सत्यानाश कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत ऐसी बड़ी बात है। मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, दोनों उसके जितने भी ये सीनियर जजेस हैं, आई डोंट नो कि ये अपने आप को हिस्ट्री में कैसे देख रहे हैं कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इनका नाम किस फहरिस्त पे आएगा, किस उसमें आएगा? जस्टिस मुनीर के साथ
जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया? मुझे तो उस चीज़ की डर लगता है कि यार ये हिस्ट्री आपको कैसे याद रखेगी इनको तो। और रही बात ये कि ये जो बार बार वो कह रहे होते हैं ना, ये इमरान खान ने कितनी बार कहा हुआ है, एक तो ये अनपढ़ लोग हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। अब जब आपके पास क्वालिटी ऑफ दलाइल ना हो ना, आपके पास वो चीज़ ना हो, तो फिर आप पर्सनल हो जाते हैं और उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ लिख कर उस काबिल होना पड़ता है कि कोई आपके पास आए, वरना आप इसी तरह ही 40 साल पता नहीं कितने आओ और 40 साल लगा लो, चिल्ला काट लो, रहोगे उधर के उधर ही। ठीक है, मैं सेनेटर बिलाल अहमद खान मंदोखेल साहब की तरफ जाना चाहूँगी। सर, आपका ताल्लुक तो बलूचिस्तान से है और एक ही हफ्ते में 3 बड़े हमले हुए, बेला में, फिर ज़ियारत में हमारे 42 जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, उनके साथ शहरी भी थे। एपेक्स कमेटी में सर पीएम ने और वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने ये अज़्म का इजहार तो किया है, लेकिन ज़मीन पर सर सूरत हाल ये कि ज़ियारत जैसे पुरअमन इलाके में दहशतगर्द चौकी पर हमला करके एहलकारों को अगवा कर लेते हैं, तो जो NAP लाइक नेशनल एक्शन प्लान बलूचिस्तान में नाकाम नजर आता है सर। तो पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है, दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करने में कहाँ पर वीक साबित हुई है सर? देखें, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बलूचिस्तान के हालात, खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि उसको बयान करना हमारे बयान से भी वालातर है। पता नहीं कि ये क्या सूरत हाल है और हम किस तरफ जा रहे हैं। शायद लोगों को इसका इदराक नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ज़ाहिर है उनके फुटप्रिंट्स सारी जगहों पर नजर आ रहे हैं। देखें, नहीं, फुटप्रिंट्स तो अपनी जगह, इसके जो असरात होंगे, देखें आप अगर कोई सियासी सोच समझ बूझ रखने वाली कोई हुकूमत हो या लोग हों, तो वो आने वाले कल को अपने सामने रखें तो ये अच्छे फैसले कर सकते हैं। वरना अगर जिस तरह आज, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई यहाँ कोयटा में, और उसके बाद वो जिन लोगों के साथ ये जुल्म हुआ है, जिस कौम के साथ या जिस इलाके में, जो कि कोयटा में 15 किलोमीटर पर हन्ना उड़क बड़ा मशहूर इलाका है, ये पिकनिक स्पॉट था हमारे कोयटा वालों के लिए, और स्पेशली जो बाहर से हमारे बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से जो लोग, खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने कोयटा आते थे, वो इस पिकनिक स्पॉट पर बड़ी खुशी से जाते थे। लेकिन अगर वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए या ऐसे हालात पैदा हो गए कि वहाँ के मुकामी लोग जो रहने वाले हैं उनको रहना, उनके लिए वहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई, और उनके जवान लोगों को शहीद किया गया है, 5 लोगों को, और इस वक्त मेरे ख्याल 6, 7, 8 लोग जो हैं वो आज भी लापता हैं। तो ये हालात 15 किलोमीटर शहर के अंदर अगर इस तरह के हालात हों और इस पर एपेक्स कमेटी आकर सिर्फ बंद कमरे में इजलास करके चली जाए, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है हुकूमत के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मुआविन खुसूसी वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब ज्वाइन करने के लिए। बाबर साहब, बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक मैं आपसे बात करना चाहूँगी। फिर दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है उस पर DGISPR ने भी प्रेशर दिया, उसके बाद वज़ीर आज़म का दौरा और कोयटा इजलास में आज ये वाज़े कर दिया गया है कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और मशरकी हमसाया भारत की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें वो फंडिंग फराम कर रहा है, बाकायदा तौर पर असलहा दे रहा है। सर, बहसत मुआविन खुसूसी दाखिला, आप हमें ये बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग की जब हम बात करते हैं, जो जदीद सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके बावजूद दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में ये असलहा बलूचिस्तान में लेकर दाखिल कैसे हो जाते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बलूचिस्तान के डायनामिक्स को हमें समझने की कोशिश है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और हमारे साथ 2100 किलोमीटर से ज़ायद जो है वो सरहदें लगती हैं। 1260 किलोमीटर से ज़ायद अफ़गानिस्तान की सरहद है और 900 किलोमीटर से ज़ायद जो है वो ईरान की सरहद है। हमने फेंसिंग तो लगाई है बॉर्डर पर, हमने बॉर्डर पे खारदार तारें तो लगाई हैं, लेकिन हमारी जो बॉर्डर जो अब जिसे बोले लाइन है वो बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों पर, सहराओं पर, रेगिस्तान पर मुश्तमिल है। ये दहशतगर्द जो हैं ये इन दुश्वार गुजार इलाकों पर आते हैं और
वहाँ पर आकर ये फेंसिंग को काट कर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के अमन को जो सबूताज किया जा रहा है, इसमें अफगानिस्तान डायरेक्ट मुलव्वस है। सरहद पार से दरअंदाजी बहुत ज़्यादा है। सरहद पार से ये तालिबान जो हैं ये टेररिस्ट को भेजते हैं। टीटीए की जो अफगान तालिबान रिजीम बैठी हुई है वो इन्हें पूरा सपोर्ट कर रही होती है और ये स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी को कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा है? इस दहशतगर्दी को हमारा जो मशरकी हमसाया है भारत, वो स्पॉन्सर कर रहा है। और गुज़िश्ता साल मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त छुपाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसने अब अपनी प्रॉक्सीज को, फितनतुल हिंदुस्तान को और फितनतुल ख्वारिज को बलूचिस्तान में एक्टिव कर दिया है। उनकी फंडिंग डबल कर दी है। अब ये जो ख्वारिज हैं और ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल हिंदुस्तान से मुराद बीएलए और बीएलएफ और फितनतुल ख्वारिज से मुराद टीटीपी है। ये अफगानिस्तान के रास्ते, क्योंकि इनकी जो महफूज पनाहगाहें हैं वो अफगानिस्तान में हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, ये अफगानिस्तान के रास्ते, क्योंकि बलूचिस्तान में 1200 किलोमीटर उनकी सरहद लगती है अफगानिस्तान की, वहाँ से ये बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और बलूचिस्तान के शहरी इलाकों का अमन ख़राब करते हैं। मैं कोई जज्बाती बात नहीं करूँगा। अभी देखें, हालिया दिनों में, कुछ दिनों पहले कराची में रेंजर्स के ऊपर हमला हुआ और उसमें एक ज़ख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। उस दहशतगर्द ने एतराफ़ी बयान दिया है, उसने माना है कि उसे सारी ट्रेनिंग जो है वो अफगानिस्तान में दी गई। नेटो का छोड़ा हुआ $8 बिलियन का असला जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी, वही तालिबान जो हैं वो इन कलअदम तंजीमों को बेच रहे हैं, इन कलअदम तंजीमों को दे रहे हैं। और वो ये जो कलअदम तंजीमें हैं, 25 से ज़ायद कलअदम तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वो ये तंजीमें जो हैं ये हथियार और ये असला जो है बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में पाकिस्तान के मासूम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाबर साहब, ये जो नेटो के असलहा की आपने बात की है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया था, तो सर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस जो टेक्निकल एडवांटेज है इसका मुकाबला करने के लिए क्या चैलेंजेस क्या हैं? अभी देखिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो दिन रात अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं बलूचिस्तान के देरपा अमन के लिए, पाकिस्तान के देरपा अमन के लिए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑफिसर्स रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतों का नजराना दे रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश नहीं करूँ तो ये ज़्यादती होगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की मरहून मिन्नत है कि हम दुश्मन की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत ने पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पूरी एक प्लानिंग की हुई है। वो बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बलूचिस्तान को ही क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? एक तो बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, दूसरा मुस्तकबिल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत करने जा रहा है। हमारे पास सीपैक गवादर है, हमारे पास रेकोडेक है, हमारे पास सेंदक है और इस तरह मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर जो हैं वो बलूचिस्तान में है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ रही हैं, वो बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ऑलरेडी चाइना वहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका है, अमेरिका वहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका है। तो हमारी मईशत के पहिए को रोकने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की को मुतासिर करने के लिए, सबूताज करने के लिए भारत ने यह साजिश की है और भारत चाहता है कि पाकिस्तान का अमन ख़राब हो, बलूचिस्तान डिस्टर्ब रहे, बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ही हैं जिनकी मरहून मिन्नत बलूचिस्तान में अमन कायम है। अच्छा बाबर साहब, ये जो हालिया हमले हुए बेला में, फिर ज़ियारत में, दहशतगर्दों ने बाकायदा तौर पर पुलिस पोस्टों को निशाना बनाया, अगवा की वारदातें की गई हैं। तो सर हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनका थ्रेट असेसमेंट कमज़ोर था। और फिर दूसरा ये भी फरमाएगा कि जो बैरूनी फंडिंग है वो तो चले अपनी जगह है, लेकिन जो लोकल फैसिलिटेटर्स हैं वो इन दहशतगर्दों को पनाह भी देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। तो इनका टेक्निकल तौर पर कला कमा करने के लिए एपेक्स कमेटी ने क्या लाएअमल तय किया? देखिए, वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब आज कोयटा गए थे। वो सूबे की जो आला क़यादत है, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर जाफ़र खान मंदोखेल, कोर कमांडर के साथ वो बैठे हैं और वहाँ पर इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान हो या हमारी सियासी क़यादत हो, इस बात का बिल्कुल तहिया कर चुकी है कि किसी भी दहशतगर्द को बलूचिस्तान में नहीं बख्शा जाएगा। जो लोग मासूम पाकिस्तानियों की जानों से खेलते हैं, जो लोग मासूम बलूचिस्तान के लोगों की जानों से खेलते हैं, उन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन किया जाएगा। जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल लोकल फैसिलिटेटर्स हैं। ये इतनी बड़ी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये लोकल फैसिलिटेटर्स के बगैर नहीं हो सकती। उन्हें मकामी लोगों की सपोर्ट हासिल है। ऐसे ही आस्तीन के सांपों का भी सर कुचलना चाहिए और हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि ऐसे आस्तीनों के सांपों को भी नहीं छोड़ा जाए। जहां तक बात है सिक्योरिटी फोर्सेस की, देखें ये अचानक आते हैं, रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं, उस इलाके की जोग्राफियाई जो एक आप बोले सूरत हाल है उसका फायदा उठाते हैं। हमारी चेक पोस्टों पर ये हमलावर होते हैं। ज़ियारत में हमारे 28 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, पुलिस के जवान थे। आखिरी गोली तक वो बहादुरी से और जवां मर्दी से लड़ते रहे। उन्होंने सरेंडर
सरेंडर नहीं किया, उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन इनके सामने हथियार डालना पसंद नहीं किया। सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी तरफ से पूरा ताउन कर रही हैं। अब आवाम को मिलाकर और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलाकर हम इंशाल्लाह एक मुश्तरका लाएअमल बनाने जा रहे हैं, जिसमें आवाम की सपोर्ट से इंशाल्लाह हम इन दुश्मन को शिकस्त देंगे। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म और अस्की क़यादत ने इस अज़म का इजहार भी किया है ना कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लेकिन बाबर साहब, नेशनल एक्शन प्लान को तो बने सालों गुजर गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के जो CTD और मकामी पुलिस है, उनको वो जदीद टेक्नोलॉजी या जियो फेंसिंग टूल्स या फंड्स की अगर हम बात करें तो वो क्यों नहीं मिल पाए? हालांकि पंजाब या दीगर सूबों के पास तो ये सब कुछ है, तो ये सिर्फ बयानात से हम तो कायम नहीं होगा। नहीं, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो फासला है वो 200-250 किलोमीटर होता है। हमें तमाम सहूलियात विफाक फराहम कर रहा है। अभी हम अपना प्रोवेंशियल नेशनल एक्शन प्लान लेकर आए हैं और उसमें हमने कुछ चीज़ों में मजीद बेहतरी की है, कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ कानून साजी हमने की है। उसके बाद हमें यकीन है, हमें पता है कि जो हमारा दुश्मन जो है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो दो तरफ से बलूचिस्तान पर इस वक्त हमला आवर है। तो इंशाल्लाह उनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि इंशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करेंगी और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मिलेगा। बलूचिस्तान में अमन भी आएगा और बलूचिस्तान की आवाम जो है वो सुख का सांस भी लेगी। बाबर साहब, एक तरफ तो कोयटा में अमन कायम करने की बात भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है KP के जो CM है सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने विफाक को खत भी लिखा है कि फाटा और जो मालाकंड से टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाए, क्योंकि इससे जो अफगान तिजारत है और सरहदी अमन है वो भी मुतासर होगा। तो बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाकों की मईशत में भी कुछ ऐसा ही है। आपके ख्याल में जो सरहदी इलाकों में मौशी नाकाबंदी होगी या टैक्सेस के निफाज से क्या अमन अमान की सूरत हाल मजीद ख़राब नहीं होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि विफाक की जो पॉलिसी है बलूचिस्तान के हवाले से वो बेहतरीन पॉलिसी है और सुबह उस पर पूरी तरह से अमल दरामद कर रहा है। KPK के CM का अपना स्टांस है, हमारा अपना स्टांस है। हमारे पास जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह FBR की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, वहाँ पर लोग टैक्स भी देते हैं और हमें जो है ना माशी तौर पर उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो सर, ये जो ज़ियारत के इलाके केच मांगी फ़ेज़ 3 की अगर बात की जाए, उसमें दहशतगर्दों ने एक पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया, घंटों उनकी लड़ाई होती रही, फिर 2 SHO और समेत 9 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। तो बाबर साहब, ज़ियारत तो एक पुरअमन और सियाती इलाका माना जाता है, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का आना, फिर घंटों लड़ना और फिर पुलिस को बर वक्त जो है वो बैकअप ना मिलना, तो आप नहीं समझते कि इंटेलिजेंस या क्विक रिस्पांस फोर्स की कोई तकनीकी नाकामी भी है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा, ये ज़ियारत शहर में या ज़ियारत के जो मिड है वहाँ पर ये वाक़या नहीं हुआ है। अच्छा। ये मांगी पंपिंग स्टेशन जो था ये ज़ियारत से थोड़ा दूर वाक़या है और ये एक दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर हमने चेक पोस्ट इसलिए कायम की थी कि कोयटा के लोगों को जो पानी जाता है वो मांगी डैम से जाता है। दुश्मन अक्सर यहाँ पर हमला आवर होकर, क्योंकि दुश्मन का जो मकसद है वो बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासिर करना है, आम बलूचिस्तान की आवाम को मुतासिर करना है, तो वो पानी की जो पाइपलाइन थी उसे काट देते थे। ये जो CP थी, यहाँ पर हमारे 28 जवान मौजूद थे, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। फितनतुल ख्वारिज ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया है, रात के अंधेरे में वो आए हैं और उन्होंने हमला किया है। हमारे जवान बहादुरी से लड़े हैं, बैकअप भी गया है, उनके पास एमुनेशन भी था। ये सो कॉल्ड कुछ बातें चल रही हैं, ये सोशल मीडिया की बातें हैं, इन बातों पे मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बेहतरीन काम कर रही हैं। हमने भरपूर मुकाबला किया, हमारे जवानों ने जामे शहादत नोश किया, दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं किया। दुश्मन बड़ी तादाद में था, लेकिन देखें 15 फितनतुल हिंदुस्तान के जो ख्वारिज थे, इसमें फितनतुल ख्वारिज थे, उन्हें भी जहन्नुम वासिल किया गया और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक 50 से ज़ायद फितनतुल ख्वारिज के जो दहशतगर्द थे वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। अच्छा बाबर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इजलास में ये भी बताया गया कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है उसमें 54 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी है, हम इस चीज़ को ओन करते हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी हिफाजत के लिए हर महाज पर लड़ रही है, लेकिन सर टेक्निकल सवाल ये है कि हम दहशतगर्दों को तो मार रहे हैं, मगर उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल नसरी है उसको क्यों नहीं तोड़ पा रहे हम? एक दहशतगर्द तो मरता है लेकिन उसकी बैरूनी फंडिंग से दूसरा उसकी जगह ले लेता है। तो बलूचिस्तान का जो महकमे दाखिला है वो इस नेटवर्क की फंडिंग और जो भर्तियों को मुस्तकिल रोकने में कहाँ तक कामयाब हुआ? महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमने काफ़ी हद तक इनकी जो है ना रिक्रूटमेंट को रोका है, हमने इनकी भर्तियों को रोका है, लेकिन सरहद पार से दरअंदाजी बहुत ज़्यादा है। ये दहशतगर्द बलूचिस्तान में नहीं रहते, इनकी बलूचिस्तान में कोई महफूज पनागाहें नहीं हैं, ये बलूचिस्तान में इनका कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। ये सारे
हमारे अफगानिस्तान में रहते हैं और ये अफगानिस्तान से जो है ना माइग्रेट होकर बलूचिस्तान आते हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई कर कर वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं। इनमें जो दहशतगर्द, जो फितनतुल ख्वारिज, जो फितनतुल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल होते हैं, उनकी तो लाशें यहीं पर सड़ जाती हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं। अब हमारी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को इस हवाले से संजीदा इकदाम करने होंगे। बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर उन्हें अफगानिस्तान से मजीद सख्ती से बात करनी होगी। आया कि इस वक्त ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल हक़ भी जारी है और ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल हक़ में हमारी फोर्सेज ने अहम अहदाफ हासिल किए हैं, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर कमज़ोरियां हैं, कुछ जगहों पर वीकनेस है। उन वीकनेस को हमें दूर करना होगा, उन कमज़ोरियों को दूर करना होगा। इनके कोई बलूचिस्तान में रिक्रूटमेंट सेंटर नहीं है कि बलूचिस्तान से रिक्रूट हो रहे हैं। इन्हें फंडिंग भी अफगानिस्तान में मिल रही है, इनकी रिक्रूटमेंट भी अफगानिस्तान में हो रही है, इनकी ट्रेनिंग्स भी अफगानिस्तान में हो रही हैं। तो जो सब कुछ हो रहा है वो सरहद पार से हो रहा है। हमें जहाँ पर इतला मिलती है, महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इनके खिलाफ IBOs ऑपरेशन भी करती हैं, इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी करती हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन भी करती हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम जो है ना IBOs ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा इनकी जो नर्सरी है वो अफगानिस्तान है और ये अफगानिस्तान से पल और फूल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुअव्विन खुसूसी वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफज़ई साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।